हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एडिशनल प्रॉफिट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम जो एडिशनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस में या फिर अपने एक स्टार्टअप में, उसमें जो मेरे को एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा वही मेरा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। या फिर दूसरे तरीके से यहाँ पे हम केन्स यहाँ पे जैसे बताना चाहते हैं, उन्होंने वो ये कहना चाहते हैं कि इनफैक्ट वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हैं। ठीक है। ओके। सो इसके पहले वीडियो में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसमें हमने क्या सीखा था कि कैसे ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, राइट। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब सपोज करो, जैसे कि अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक स्टार्टअप है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक स्टार्टअप है। अब उसने अपना एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाया है। अब उस बिजनेस मॉडल का जो नीड है एट द इनिशियल स्टेज वो है 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और अपने मॉडल में जो उसका रेवेन्यू मॉडल है उसमें वो क्या शो करता है कि उसे 10 ईयर्स लगेंगे उस इन्वेस्टमेंट को मेकअप करने के लिए। ठीक है। एक इन्वेस्टर क्या देखेगा, वो क्या उसके बिजनेस में या फिर क्या उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहेगा, किन फैक्टर्स को देखेगा वो सबसे पहले। हमने जैसे कि पहले वीडियो में डिस्कस किया था, एक और बार डिस्कस करते हैं कि वो सबसे पहले जितने उसके रिटर्न्स हैं सक्सेसिव 10 ईयर्स तक के लिए, बिकॉज 10 ईयर्स लगेंगे उसके इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए। तो 10 ईयर्स तक जो उसके 1,000 रुपीज़ उसके मिल रहे हैं, तो उन 1,000 रुपीज़ का जो फ्यूचर वैल्यूज है, राइट, यानी 2020 से लेके 2021 का 1,000 रुपीज़, 22 का, 23 का, जस्ट लाइक दिस 2030 तक का जो 1,000 रुपीज़ है, उसका जो फ्यूचर वैल्यू है, उस फ्यूचर वैल्यू को मैं अभी 2020 के प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, और फिर उन सब का सम करके देखूंगा कि क्या ये हमारे मेरा अभी जो 10,000 का वैल्यू है उस 10,000 के वैल्यू के आइदर इक्वल या फिर ग्रेटर देन है। अगर इक्वल या ग्रेटर देन है, अगर मेरा जो फ्यूचर वैल्यू है उसका जो समेशन है अगर वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़ है, देन वी शुड इन्वेस्ट। ऑब्वियसली सी बात है ना कि अगर मेरे को समझ में आ गया कि फ्यूचर वैल्यू से जो हमको रिटर्न जो मिल रहा है 10 ईयर्स में, वो 10 ईयर्स का जो रिटर्न है वो मेरे इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएबल है या फिर उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। तो ये चीज़ था, हम कैसे सीखते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। केन्स ने यहाँ से इस चीज़ को बताया था, और यहाँ पे उन्होंने फर्म को एक तरह से कैपिटल के थ्रू बताया है कि अब अगर एक या दो या तीन जितने भी कैपिटल है मेरे, या फिर अगर 10 कैपिटल है, और अगर एक एक कैपिटल मेरे को 1,000 रुपीज़ का रिटर्न दे, 1,000 यूनिट्स है 1,000 रुपीज़ का रिटर्न दे रही है, तो फिर उन सारे सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कैपिटल के फ्यूचर वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देखेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम वहाँ से निकाल पाते हैं या फिर हम कोई प्रॉफिट कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पाते हैं तो डेफिनेटली मेरे को वो सारे स्टॉक्स ऑफ कैपिटल परचेज करने चाहिए और अपना काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। ओके। अब आते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का एक मेन पार्ट में। व्हाई डू वी नीड टू इन्वेस्ट, मतलब कब ऐसा ज़रूरी पड़ता है कि हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कैपिटल स्टॉक है, आई हैव ओनली वन कैपिटल स्टॉक। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के थ्रू मैंने क्या देखा कि अगर मैं ऐसे 9 कैपिटल स्टॉक्स और इंस्टॉल कर पाता हूँ, तो मेरे को जो 10 साल आने वाले जो 10 साल है उसमें जो मेरे को रिटर्न मिलेगा वो मेरा इनिशियल 10,000 के इन्वेस्टमेंट के ग्रेटर देन होगा। यानी कि जो मैंने अभी, अगर मैंने टोटल 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल अगर मैं इंस्टॉल करता हूँ अपने फर्म में, तो 10 ईयर्स तक में जो मेरे को फ्यूचर 10 ईयर्स में जो मेरे को रिटर्न मिलने वाला है वो मेरे अभी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे कहीं गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है और प्रॉफिटेबल है। देन देर इज़ अ नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक्चुअल कैपिटल स्टॉक कितना है, ओनली वन कैपिटल स्टॉक, एंड आई नीड
9 मोर कैपिटल स्टॉक, जिसको कि हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल कह रहे हैं। सो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट कब आता है? जितना प्रिवेलिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है वहां से जब हम ऑप्टिमम या फिर डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल तक पहुंच जाते हैं, तो एक्चुअली वो पहुंच जाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट? अगर मेरे पास सिर्फ एक कैपिटल है, एक स्टॉक ऑफ कैपिटल है और मुझे 9 मोर चाहिए, यानी कि मुझे टोटल 10 स्टॉक ऑफ कैपिटल चाहिए, देन आई शुड इन्वेस्ट। इनफैक्ट आई हैव टू इन्वेस्ट। अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मैं परचेज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो यहीं पे जो है एक्चुअल और डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल के बीच में जब एक डिस्क्रिपेंसी होती है या फिर एक डिफरेंस होती है, तो जाके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? सो फाइन, अब हमने क्या क्या समझ लिया है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों है। सबसे पहले हमने क्या, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के थ्रू हमने ये जाना कि मेरा ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए मेरे को प्रॉफिट का, मेरे स्टार्टअप को प्रॉफिट में लाने के लिए। अब उस प्रॉफिट में लाने के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है हम सीख लिए। अब देखो, इन्वेस्टमेंट जब हम लोग एक्चुअल में करते हैं तो उसमें और एक चीज़, एक और ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है, केन्स ने उसी ट्विस्ट को बताया है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले जानते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिक्रीज होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट उस समय इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, एक बार समझते हैं, चलो। ओके, सपोज करो कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू 1000 रुपीज़, आई मीन 1000 रुपीज़ का एक प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है? अभी के समय में मेरा 1000 रुपीज़ का एक प्रेजेंट वैल्यू है, और प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 10% है। तो अगर 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम देखते हैं तो उस 1000 रुपीज़ का मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना होगा, 1100। यानी कि मेरा जो 1100 इन फ्यूचर में जो 1100 रुपीज़ होगा वो मेरा अभी के 1000 रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक है? सिमिलरली अब देखो, जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है यानी कि 10 से 5% में आता है, तब देखो मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया, 1050। यानी कि 1050 का जो 1050 यानी कि फ्यूचर वैल्यू में जो 1050 रुपीज़ है, वो उसका वैल्यू जो है वो प्रेजेंट 1000 रुपीज़ के वैल्यू के इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइक सिंपल भाषा में अगर कहें तो महंगाई जो है वो कम हो गई है, या फिर महंगाई उतनी बड़ी नहीं है फ्यूचर में, ठीक है ना? पहले हमने क्या देखा कि 1100 रुपीज़ जो है वो 1000 रुपीज़ के प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल है। यानी कि ओके, अगर उस समय अगर हम लोग फ्यूचर में अगर हम लोग 1100 रुपीज़ अगर हम लोग स्पेंड करते हैं किसी चीज़ में, तब जाके मुझे 1000 रुपीज़ का सामान मिलेगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? बट अब देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग 1050 रुपीज़ इन्वेस्ट या फिर स्पेंड करते हैं इन फ्यूचर, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ का जितना सामान है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है? यानी कि महंगाई मेरा कम है ऑब्वियसली। अब देखो, अब लॉजिकली एक बार सोचो कि एज अ बिजनेस ओनर या फिर एज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, अगर महंगाई कम है तो हम क्या चाहेंगे कि हम इन्वेस्ट करें, इनफैक्ट हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है? सो तो इसी कारण ये जो एक क्वेश्चन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। महंगाई कम है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे नए बिजनेसेस पे, लोग ज़्यादा और प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब देखो, यही चीज़ यहाँ से केन्स ने यहाँ पे एक नया ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। अब तक केन्स ने क्या कहा कि हमें कैसे समझना चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट करें, फिर ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद डिज़ायर्ड एंड ऑप्टिमम एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है उसके एक डिफरेंस को समझेंगे, और फिर उस ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल को पाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो मेरे जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो एक सपोज करो कि एक पर्टिकुलर मशीन है जो मुझे चाहिए, ठीक है? अब मैंने सब कुछ समझ लिया कि मेरे को मेरा ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी पहले एग्जांपल में बताया कि 9 यूनिट्स मेरे को मोर चाहिए, ठीक है? तो 9 यूनिट्स मोर कैपिटल स्टॉक मेरा चाहिए, तो ये एक मेरा डिमांड बना। ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो जिनका ये सेम डिमांड बना है। अब देखो, अब इन सब का सेम डिमांड बना है तो हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या जानते हैं, अगर डिमांड हमारा इंक्रीज हो रहा है कोई पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, तो उस समय मेरा प्राइस क्या होगा तब, उसे भी इंक्रीज होना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर
मैं अगर एक मेरा जो डिमांड है बाकी सबका भी डिमांड है, तो एक मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बन चुका है, तो अब प्राइस ऑफ कैपिटल डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो जब प्राइस ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा, अब सपोज करो देखो, मेरे पास पहले ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना था, 1000, ठीक है। अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मेरा सबसे पहला 1000 स्टॉक ऑफ कैपिटल था मेरे पास, 1000 जो है ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल था मेरा एट द प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है टू 5%, इसको भूल जाओ अभी, हाँ। अब जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करता है टू 5%, तो मेरे पास एडिशनल अब मेरे को कितना चाहिए, बिकॉज अब ये मेरा ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल बन गया। 1000 से 1050 यूनिट्स ऑफ कैपिटल जो है अब मेरे को चाहिए। तो यानी कि मेरे को एडिशनल 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए अगर मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो अब यही 50 एडिशनल 50 यूनिट्स का कैपिटल जो है, यही मेरे जैसे बहुत लोगों का सेम डिमांड आ गया, इस सबका डिमांड आ गया, तो सप्लाई प्राइस राइज हो गया। तो ये मैंने क्या कब एस्टिमेट किया था कि मेरे को एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगेंगे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए एट द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी कि जब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम था सबके लिए। बट अभी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो गया है, तो ऑब्वियसली मैं 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल नहीं खरीदूंगा एक साथ, बिकॉज अगर मैंने खरीद लिया तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेस प्रॉफिटेबल या फिर लॉस हो जाएगा। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। सो अगर एक एक बर्गर का दाम 50 रुपीज़ है, तो मैं अभी कितना बर्गर अफोर्ड कर सकता हूँ, ऑब्वियसली 2 बर्गर अफोर्ड कर सकता हूँ। अब मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 100 या फिर 100 से ज़्यादा रुपीज़ है, ठीक है। तो वो सब लोग भी वैसे ही बर्गर्स अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। तो अब बर्गर वाले ने क्या देखा कि मेरा बर्गर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसने अपना प्राइस जो है वो 50 से इंक्रीज़ करके 70 कर दिया, 50 से इंक्रीज़ करके 70 कर दिया, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि मैं अब क्या सोचूंगा कि नहीं, अब मुझे एडिशनल प्राइस अपना अपना एडिशनल जो मेरा सेविंग्स है उसको हमको डिसेव नहीं करना है, और मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक बर्गर से ही काम चला लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ एक बर्गर ही परचेज किया इंस्टेड ऑफ हैविंग टू। मेरा ऑप्टिमम या फिर मेरा डिज़ायर कितना था कि मेरे को 2 बर्गर खाने ही हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं, मेरे पास भी है, ठीक है। बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं 100 रुपये का 50 रुपये ईच, यानी कि 2 बर्गर मैं आराम से खा लूँगा 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो मैंने एक सोच लिया कि ठीक है, अगर मैं इतना 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे को अपने मेरा डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ बर्गर मिल जाएगा, जो कि दो दो यूनिट्स है। बट क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोगों का बर्गर का डिमांड है, तो इसलिए बर्गर वाले ने अपना डिमांड इंक्रीज कर दिया, सॉरी अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया। और प्राइस इंक्रीज करने के बाद होता क्या है कि ये 70 में चला जाता है, और तब मैं अपने डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ जो बर्गर है कि मेरे को इतना 2 खाना है, वो मैंने रिड्यूस करके 1 कर दिया कि नहीं, फ़िलहाल के लिए तब एक ही खाते हैं, मेरे को एडिशनल अमाउंट फ़िलहाल के लिए खर्च नहीं करने। तो मैंने एक खा लिए। फिर ऐसे ही जैसे जैसे बर्गर का प्राइस जब थोड़ा डिमांड कम होगा, तो बर्गर का प्राइस में भी तब डाउन होकर 60 आ सकता है। तो फिर उस समय शायद मैं एक और एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ खर्चा करके एक और बर्गर खा सकता हूँ। तो वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर, इनफैक्ट वो डिपेंड करेगा फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो वही चीज़ केन्स ने बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, और जब जैसे मेरे जैसे बहुत लोग इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, और जब एक डिमांड बनता है किसी कैपिटल स्टॉक के लिए, तो एक इन्वेस्टर के लिए या फिर एक फर्म ओनर या फिर एक स्टार्टअप ओनर के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होना चाहिए कि वो उस समय के प्रिवेलिंग सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल को ध्यान में रख के अपना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल को पाने की कोशिश करे, बट नॉट नॉट ऐसा नहीं कि एक बार में ही पूरा। अगर मेरे को 50 यूनिट्स चाहिए तो ऐसा नहीं कि मैं 50 यूनिट्स एक बार में ही ले लूँ कि अगर ठीक है थोड़ा प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ, इन्वेस्ट करके ले लेता हूँ। तो बाद में पता चला कि अगर मैंने ले तो लिया है, बट शायद मैं उसका मेकअप नहीं कर पाया, जितना मैंने इन्वेस्ट किया वो मैं मेकअप नहीं कर पाया ड्यू टू हाई इंक्रीज इन माई कॉस्ट। तो अपना कॉस्ट को इंक्रीज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो केन्स ने यही वही यहाँ पे वही चीज़ बताने की कोशिश की है कि अगर मेरे को 50 यूनिट्स चाहिए
और अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं अभी मेरा कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गया है, सप्लाई प्राइस जो है वो कैपिटल का ज़्यादा है, तो मैं अभी 50 नहीं लेके 20 लेता हूँ। तो 20 लूँगा, फिर जैसे ही थोड़ा सा मार्केट का प्राइस कम होगा तब जाके मैं 10 और ले लूँगा, फिर मैं 10 और ले लूँगा। ऐसे करके मैं अपने ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल को पा भी लूँगा और मेरे को ज़्यादा अमाउंट भी नहीं देना होगा और मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो ये था केन्स ने इस तरह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू बताने की कोशिश की है कि एक इन्वेस्टर या फिर एक स्टार्टअप ओनर को अपने बिजनेस को किस तरह से देखना चाहिए। आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियर किया है इस वीडियो में। ये जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट है, इसका सेबॉल्ट जो है वो एक बहुत ही अच्छा बुक है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एंड इजी लैंग्वेज में ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 13 इन्वेस्टमेंट थ्योरी। मैं कमेंट सेक्शन में ट्राई करूँगा कि उसका लिंक जो है पीडीएफ का वो मैं शेयर कर सकूँ। सो अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।